वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम आज फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ जहां पर आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 295 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चे में रही एक खबर से, जो कि जुड़ी है प्रभास की अपकमिंग फिल्म यानी कि स्पिरिट के साथ। तो वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि संदीप वांगा रेड्डी जो है अपनी अगली फिल्म प्रभास के साथ बना रहे हैं, जिसका टाइटल स्पिरिट रखा गया है। तो इस फिल्म से जुड़ी अचानक से ही जो है पता नहीं कहां से किस तरीके से जो है एक खबर जो है सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई कि इस फिल्म के अंदर मेकर्स जो है यहां पर साउथ कोरिया के एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर यानी कि डॉन ली को जो है कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा जो पिछला लाइव स्ट्रीम रहा था उसके अंदर तो काफी लोगों ने ये भी मुझे बताया कि एक जानी मानी मीडिया कंपनी है बॉलीवुड की, जिसने जो है ये पोस्ट या फिर एक आर्टिकल तक लिख दिया था, जहां पर उस आर्टिकल के अंदर फिल्म में कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन और अनिरुद्ध का म्यूजिक का भी जो है यहां पर कंफर्मेशन दिया हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि बाद में वो पोस्ट जो है उनके द्वारा डिलीट कर दिया गया था। हालांकि मैंने वो पोस्ट देखा नहीं है तो उस पर तो मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता हूं, पर हाँ, ये जो डॉन ली को लेकर खबरें हैं वो काफी ज्यादा फैली है। और क्योंकि ये खबर अब इतनी ज्यादा फैल गई थी तो जाहिर सी बात है कि मीडिया में बैठे कुछ ना कुछ लोग जो है इस पर कंफर्मेशन लेने की कोशिश जरूर करेंगे। और जो है यहां पर एक काइंड ऑफ ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जो है टीम की तरफ से आ गया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हां, मेकर्स की प्लानिंग है यहां पर फिल्म के अंदर कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स को कास्ट करने की, पर अभी तक जो है उन्होंने किसी भी एक्टर को जो है अप्रोच तक नहीं किया है। जी हां, उन्होंने ऐसा ही जो है स्टेटमेंट एक मीडिया पर्सन को दिया है कि किसी भी एक्टर को जो है अभी तक अप्रोच नहीं किया गया है। तो अब किया गया हो या ना हो ये हमें तो यहां बैठकर पता नहीं चलेगा, पर हाँ, मीडिया को ये जो है क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया गया है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है दो अपकमिंग फिल्मों से, जहां पर इन दोनों ही फिल्मों के बारे में अचानक से जो है ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि ये दोनों ही फिल्में जो है किसी फिल्म या फिर किसी नॉवल का जो है एडेप्टेशन या फिर जो है इंस्पायर्ड वर्जन हो सकती हैं। जहां पर सबसे पहला नाम जो निकल के आ रहा है वो है यहां पर अजीत कुमार की अपकमिंग फिल्म विड्डा मुयर्ची का। अचानक से ही पता नहीं कहां से ये खबर निकल के आ रही है कि यहां पर ये फिल्म शायद 1997 में आई हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन का जो है ऑफिशियल रीमेक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी फिल्म का नाम निकल के आ रहा है वो तो काफी शॉकिंग है, जहां पर नेचुरल स्टार नानी की अपकमिंग फिल्म सरिपोदा शनिवारम के बारे में भी जो है ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। वैसे तो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक आत्रेया, जो हमेशा से ही जो है काफी फ्रेश और ओरिजिनल फिल्म या फिर ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आते हैं, पर अगर आपने नोटिस किया हो तो रिसेंटली जो है फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस यानी कि प्रियंका मोहन का जो है कैरेक्टर पोस्टर हमें देखने को मिला, जहां पर वो हमें पुलिस यूनिफॉर्म में नजर आ रही हैं। और फिल्म के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि नानी का जो सूर्या नाम का कैरेक्टर है वो शनिवार को ही निकलता है और लोगों को ठिकाने लगाता है। काइंड ऑफ विजिलेंटी थ्रिलर फिल्म ये जो है होने जा रही है। तो इन सभी चीजों को जोड़ जलाने के बाद कुछ जगहों से मैंने ऐसा सुना और पढ़ा कि यहां पर जो है शायद हो सकता है कि फिल्म जो है यहां पर एक बहुत ही पॉपुलर तेलुगु नॉवल शनिवारम नादी से जो है इंस्पायर्ड हो सकती है, क्योंकि उस नॉवल के अंदर भी जो है एक फीमेल कैरेक्टर थी जो कि पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले कर रही थी। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत जो क्या है उसका प्लॉट वगैरह जो है काफी सर्च करने की कोशिश की, पर ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं कहीं से पढ़ने को। तो अगर आप में से किसी ने अगर उसे पढ़ा होगा, हालांकि तेलुगु काफी कम लोग ही हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड्स देखते होंगे, अगर पढ़ा होगा तो कमेंट्स में बताना कि क्या सही में ऐसा कुछ वहां पर है, क्योंकि मुझे जितना थोड़ा बहुत पता चला कि वो एक साइको थ्रिलर नॉवल है। अब वो यहां पर ये साइको थ्रिलर वाला कोई कंसेप्ट तो हमें नजर नहीं आ रहा है, पर हाँ, मार्केट में ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि शायद ये फिल्म किसी नॉवल से इंस्पायर्ड हो सकती है। पर क्या होगा क्या नहीं वो मेरे हिसाब से ज्यादा पता चलेगा टीजर के आने के बाद, जो शायद आपको इसी महीने के अंत तक जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है एसएस राजामौली जी से। तो आप सभी को बता दें कि 2 अगस्त को जो है राजामौली जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसको नेटफ्लिक्स पर जो है 2 अगस्त को रिलीज करवाया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि 9 अगस्त को जो है यहां पर महेश बाबू का जन्मदिन भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनके जन्मदिन के मौके पर हमें एसएसएमबी 29 से जुड़ी कोई अपडेट भी जो है देखने को मिल सकती है। हालांकि हम पिछले अगस्त के महीने में भी जो है इसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इस अगस्त को जो है ऐसा कुछ हो जाए और इंतजार खत्म हो, एटलीस्ट एक अनाउंसमेंट जो है हमें देखने को मिल जाए। इसके
इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है फिल्म थांगलन से। तो थांगलन फिल्म का ट्रेलर फाइनली रिलीज होने जा रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ट्रेलर को जो है 10 तारीख को रिलीज करवाया जाएगा। हालांकि ट्रेलर अनाउंसमेंट के साथ कहीं पर भी रिलीज डेट को मेंशन नहीं किया गया है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ट्रेलर के अंदर हमें 15 अगस्त की डेट देखने को मिलती है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 15 अगस्त को जो है काफी सारी फिल्में जो है आ रही हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। तो क्या थांगलन फिल्म उन रिलीजेस को ध्यान में रखते हुए अपनी रिलीज डेट को रखते हैं या फिर केवल तमिलनाडु को ध्यान में रखते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म महाराजा फाइनली जो है ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। 28 दिन का थिएट्रिकल विंडो कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर जो है 12 तारीख यानी कि 12 जुलाई को रिलीज करवाया जाएगा। 12 जुलाई को ये फिल्म आपको जो है सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी जो है देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने अभी तक सारे स्पॉयलर्स से अपने आप को दूर रखा था, उनका इंतजार जो है जल्द ही खत्म होने वाला है। और आप सभी को बता दें कि क्योंकि फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और आज की डेट में हर फिल्म जो है ओटीटी पर लगभग जो है एक फ्लेक्सिबल प्राइस पर ही जो है सोल्ड की जाती है, और क्योंकि फिल्म ने 100 करोड़ का एक बहुत ही कमाल का माइलस्टोन यहां पर अचीव किया है, इस कारण से जो है इसको ओटीटी पर भी जो है एक अच्छा खासा बोनस मिलने जा रहा है। एक और फिल्म है जिसको बोनस मिलने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। महाराजा फिल्म के अलावा और भी कुछ फिल्में हैं जो आपको जल्दी हिंदी में देखने को मिलने जा रही हैं, जिनमें से सबसे पहली फिल्म की अगर हम बात करें तो संदीप किशन की इसी साल 2024 में रिलीज हुई तेलुगु सुपरनैचुरल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ऊरू पेरू भैरवा कोना का हिंदी डब वर्जन जो है अब Amazon प्राइम वीडियोस पर रिलीज कर दिया गया है। Amazon प्राइम वीडियोस पर यह फिल्म आपको भैरवा कोना नाम से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा साल 2021 में आई एक बहुत ही कमाल की मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म ऑपरेशन जावा भी जो है जल्दी हिंदी में देखने को मिलने जा रही है, जहां पर आपको बता दें 11 जुलाई रात 8 बजे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है जी सिनेमा पर। इसी के साथ साथ इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई नागार्जुन अक्किनेनी की फिल्म ना सामी रंगा का भी जो है वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है 20 जुलाई को रात 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स पर जो है ये फिल्म आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी। इन सभी के अलावा मेगास्टार ममूटी की रिसेंटली रिलीज हुई मलयालम सुपरहिट फिल्म यानी कि टर्बो का भी जो है ओटीटी प्रीमियर होने जा रहा है। अगस्त के महीने में जो है इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करवाया जाएगा, जहां पर सोनी लिव पर यह फिल्म आपको मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी तक कंफर्म डेट जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि यहां पर निकल के आ रही है थलपति विजय की फिल्म यानी कि द गोड से। तो गोड फिल्म के जो है थिएट्रिकल राइट्स यहां पर बिकना स्टार्ट हो चुके हैं। बिकना स्टार्ट क्या हो चुके हैं, सभी बिक चुके हैं। जहां पर आपको बता दें कि फिल्म के जो तमिलनाडु के थिएट्रिकल राइट्स हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि तकरीबन 75 करोड़ में जो है फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को तमिलनाडु में बेचा गया है। मिनिमम गारंटी बेसिस पर जो है बेचा गया है। वहीं बात करें यहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो मैत्री मूवी मेकर्स ने जो है फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स को 30 करोड़ की रकम में खरीदा है, जो कि अपने आप में एक तमिल फिल्म के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। हालांकि ये डील जो है पूरी तरीके से एडवांस बेसिस पर ही हुई है, यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स को जो है वो बचा हुआ पैसा जो है रिटर्न करना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैत्री मूवी मेकर्स जो है काफी मतलब एग्रेसिव तरीके से कोशिश कर रही है थलपति 69 को प्रोड्यूस करने की। जी हां दोस्तों, भले ही हमने आपको वीडियो के अंदर काफी बार बताया है कि केवीएन प्रोडक्शन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, पर फिर भी मैं ऑलमोस्ट काफी दिनों से अभी भी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेस के द्वारा यही सुनते आ रहा हूं कि अभी तक जो है फिल्म का प्रोडक्शन हाउस फाइनल नहीं हुआ है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि फिल्म द गोड जो है 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, और अब जो है इस चीज को ऑफिशियली क्लियर कर दिया गया है कि इस फिल्म के साथ दुलकर सलमान स्टारर फिल्म यानी कि लकी भास्कर जो है क्लैश करने जा रही है। वैसे ये डायरेक्ट क्लैश तो नहीं होगा क्योंकि लकी भास्कर फिल्म जो है 2 दिन बाद रिलीज हो रही है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा जब फिल्म रिलीज होगी उस समय पर केरला बॉक्स ऑफिस पर द गोड के पास कितने शोज रहेंगे और लकी भास्कर कितने शोज अपने पास रखती है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं फिल्म कल्कि 2898 AD के हिंदी वर्जन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कि फिल्म आज की डेट में कितने प्रॉफिट और कितने लॉस में है। फिल्म ने संडे को 22 करोड़ का नेट कलेक्शन करते हुए केवल 11 दिनों के अंदर अंदर ही अपने हिंदी वर्जन से 212.50 करोड़ का नेट कलेक्शन और अराउंड
55 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया, जिसके सामने अगर बात करें शेयर कलेक्शंस की तो अराउंड 110 करोड़ के आसपास का जो है शेयर कलेक्शन इस फिल्म ने पार कर लिया है, जिसमें से अब 25 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट बन चुका है। हमारे पिछले लाइव स्ट्रीम के अंदर किसी ने पूछा था कि इस फिल्म को जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 25 करोड़ के आसपास का जो है लॉस हो रहा है, और मैंने कहा था कि वो लॉस कहीं पर भी लॉस रहेगा ही नहीं। तो वो मैंने क्यों और किस लिए कहा था, थोड़ा उसके बारे में अब जो है बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस फिल्म के जितने भी थिएट्रिकल राइट्स थे वो पूरी तरीके से एडवांस बेसिस पर बेचे गए थे, जहां पर प्रोड्यूसर्स ने एडवांस ले लिया था, और अगर वो पैसा रिकवर नहीं होता तो प्रोड्यूसर्स को जो है वो पैसा लौटाना पड़ता है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और उस अमाउंट के साथ साथ एक कमीशन भी सेट किया जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रखता है। और एक बार फिल्म प्रॉफिट में अगर जाना स्टार्ट कर देती है तो जितना भी प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है उस प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा जो है प्रोड्यूसर की जेब में जाता है, और जो कमीशन रहता है वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रख लेता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी वर्जन से। तो हिंदी वर्जन से इस फिल्म ने जो है अब तक 110 करोड़ के आसपास का जो है शेयर कलेक्शन यहां पर कमा लिया है। फिल्म की थिएट्रिकल राइट्स बिके थे 85 करोड़ में, यानी कि तकरीबन 25% के आसपास का जो है प्रॉफिट यहां से नजर आ रहा है, पर हमें यहां पर 10% का कमीशन भी काटना है। तो ओवरऑल जो कमीशन यहां पर बन रहा है प्रॉफिट को मिलाते हुए वो है तकरीबन 11 करोड़ के आसपास का, यानी कि प्रोड्यूसर के हाथ में यहां पर अभी तक आ चुके हैं एक्स्ट्रा 14 करोड़। वो पहले के 85 करोड़ तो आ ही चुके थे, उसके ऊपर जो है ये 14 करोड़ जो है एक्स्ट्रा आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें ओवरसीज की, तो सीरियसली ओवरसीज में जो है थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा ही होगा, 10% से ज्यादा ही होगा, पर कंफर्म नहीं है, तो हम अभी हर जगह से जो है 10% ही पकड़ के चल रहे हैं। तो ओवरसीज से इस फिल्म ने जो है 107 करोड़ के आसपास का शेयर कलेक्शन कमाया है। थिएट्रिकल राइट्स जो है 70 करोड़ में बिके थे, यानी कि ओवरऑल 37 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना है। 10% का कमीशन काट लो तो 27 करोड़ का प्रॉफिट जो है प्रोड्यूसर के हाथ में यहां से जा रहा है। तो 14 और 27 कितने हो गए, 41 करोड़। इन दोनों जगहों के अलावा जहां से फिल्म ने ब्रेक इवन हासिल किया है उनकी अगर बात करें तो केरला के थिएट्रिकल राइट्स 6 करोड़ में बिके थे, उसके सामने 9.80 करोड़ का कलेक्शन निकला है। कर्नाटका के थिएट्रिकल राइट्स 25 करोड़ में बिके थे, उसके सामने 29 करोड़ का शेयर कलेक्शन बना है। तमिलनाडु के थिएट्रिकल राइट्स 16 करोड़ में बिके थे, तकरीबन 18 करोड़ के आसपास का शेयर कलेक्शन बना है। नाइजाम के थिएट्रिकल राइट्स 65 करोड़ में बिके थे और तकरीबन 80.68 करोड़ का जो है यहां पर शेयर कलेक्शन बन चुका है, यानी कि यहां पर जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 25.48 करोड़ के आसपास का हुआ है। और 10% का कमीशन अगर काट के रखें तो यहां पर अभी पहले जो रकम दी गई थी उसके ऊपर जो है प्रोड्यूसर के हाथ में 11.74 करोड़ के आसपास का जो है रकम आ चुका है। तो पहले था 41 करोड़ और ये 11.74 करोड़, टोटल यहां पर हो जाता है 52.74 करोड़, यानी कि प्रोड्यूसर को जो एडवांस अमाउंट मिला था डिस्ट्रीब्यूटर्स के तरफ से उसके ऊपर यहां पर प्रोड्यूसर और 52 से 53 करोड़ के आसपास का जो है पैसा कमा चुका है। अब आइए बात कर लेते हैं उन जगहों की जहां पर इस फिल्म को ब्रेक इवन करने में अभी भी कुछ अमाउंट कमाना बाकी है। जहां पर बात करें सीडेट की, तो सीडेट के तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वहां पर तो मुश्किल ही है। तो वहां से फिल्म को अभी भी 8.37 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना है। उत्तर आंध्रा से 2.11 करोड़ का, ईस्ट से 3.01, वेस्ट से 1.86, गुंटूर से 2.08, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से 1.96, नेल्लोर से 1.73 करोड़ के आसपास का कलेक्शन अभी भी इस फिल्म को करना है एक क्लीन ब्रेक इवन हासिल करने के लिए। यानी कि इन सभी जगहों को मिलाकर देखें जो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं, यहां से फिल्म को अभी भी जो है और 21.12 करोड़ के आसपास, यानी कि 21.12 करोड़ के आसपास का जो है और कलेक्शन करना है एक क्लीन हिट का टैग हासिल करने के लिए। पर ध्यान रखिएगा, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि एडवांस बेसिस पर जो है थिएट्रिकल राइट्स को बेचा गया है, यानी कि कोई भी टारगेट अगर डिस्ट्रीब्यूटर अचीव नहीं कर पाता है थिएट्रिकल रन के दौरान, तो जितना भी पैसा बचेगा वो पैसा जो है प्रोड्यूसर उन्हें वापस कर देगा। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का किसी भी तौर पर जो है कोई नुकसान नहीं होगा। अभी 11 दिन तक के ही अगर सिचुएशन को पकड़ के चलते हैं, हालांकि आने वाले दिनों में फिगर्स और ऊपर नीचे होंगे, पर 11 दिन तक के ही अगर आप फिगर
को पकड़ के चलोगे तो यहाँ पर 52 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी कलेक्शन जो है एक्स्ट्रा कमा चुका है प्रोड्यूसर। अगर उसमें से अगर ये 21 करोड़ जो बच गए हैं उसको माइनस भी कर दो तो 31 से 32 करोड़ के आसपास का अभी भी एक्स्ट्रा कलेक्शन जो है प्रोड्यूसर के पॉकेट में जा चुका है। और ये कलेक्शन वो है जो 370 करोड़ के ऊपर यहां पर प्रोड्यूसर जो है कमा रहा है। यानी कि अगर इसी पॉइंट पर खड़े होकर भी जो है जो सेटलमेंट वगैरह अगर करने की कोशिश की जाए तो भी प्रोड्यूसर के जेब में तकरीबन 402 करोड़ के आसपास की रकम जो है जा रही है और वो प्रॉफिट में जा रहा है। यहां पर मैं कहीं पर अभी तक इस पॉइंट तक जो है मैंने यहां पर इसके नॉन थिएट्रिकल चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, वो अलग ही पूरा मैटर चला जाता है। पर क्योंकि ये पूरी तरीके से यहां पर प्रोड्यूसर का अपना रिलीज था और डिस्ट्रीब्यूटर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एग्जीबिटर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो अब जो है हम यहां पर देखेंगे कि प्रोड्यूसर को ओवरऑल जो है कितना फायदा हो रहा है। तो प्रोड्यूसर की जेब में इसी पॉइंट पर जो है 402 करोड़ तक की रकम जो है पहुंच चुकी है। और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये रकम आगे और बढ़ने वाली है क्योंकि फिल्म का हिंदी वर्जन अभी भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आसानी से फिल्म का हिंदी वर्जन जो है 250 करोड़ के नेट कलेक्शन को 270 करोड़ के नेट कलेक्शन को जो है टच कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिल्म का यहां पर कमीशन वमीशन काट कर केवल हिंदी वर्जन से ही ये फिल्म जो है 40 से 45 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट कमा लेगी। ऊपर से ओवरसीज भी और अच्छे से चलेगा और यहां पर ये जो 21 करोड़ का कलेक्शन जो बाकी पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं कम होते होते 15 करोड़ तक तो जाकर पहुंचेगा। तो ये तो यहीं से आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पर बहुत ही आसानी से केवल अपने थिएट्रिकल रन के साथ ही जो है 450 करोड़ के आसपास का कलेक्शन यहां पर प्रोड्यूसर अपनी जेब में ले रहा है। अब इतनी बड़ी फिल्म है तो इसके सैटेलाइट राइट्स 80-90 करोड़ के नीचे तो बिकेंगे नहीं सभी वर्जन्स के। ओटीटी राइट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप सभी को पता है, इवन पुष्पा के टाइम भी हमने आपको बताया था कि पुष्पा के भी जो ओटीटी राइट्स है वो फ्लेक्सिबल बेसिस पर ही जो है बेचे गए हैं। अगर फिल्म 500 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करेगी तो उसे भी बोनस दिया जाएगा। और सेम यही केस यहां पर इस फिल्म के साथ भी होने वाला है। जैसे ही ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी तो वो उस जोन में चली जाएगी जहां पर ओटीटी कंपनियां जो हैं इसे बोनस देगी। तेलुगु वर्जन ये फिर से 28 दिन के विंडो पे रिलीज कर देंगे जो अगेन इनको जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जाएगा। हिंदी वर्जन वो 28 दिन के विंडो में नहीं रिलीज कर सकते हैं, इसलिए हिंदी वर्जन अलग से नेटफ्लिक्स को इन्होंने बेचा हुआ है। तमिल तेलुगु वर्जन जो है अमेजॉन को बेचा गया है और हिंदी वर्जन तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से परफॉर्म कर गया है तो वहां से अलग बोनस मिलेगा, वो अलग। नाग अश्विन ने फिर से अभी रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर कंफर्म किया है कि 550 से 600 करोड़ के बजट के अंदर ही ये जो है पहला भाग बनाया गया है और 450 करोड़ के आसपास का कलेक्शन जब थिएट्रिकल रन से निकल रहा है तो इतने समझदार तो आप भी हो कि बची हुई रकम से कई गुना ज्यादा ही जो है प्रोड्यूसर्स यहां पर सैटेलाइट और ओटीटी से जो है बनाने जा रहे हैं। हालांकि एक बार क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कौन से एरिया का कमीशन कितना परसेंट रखा गया है उसके बाद जो है हम अलग से फिर से आपको क्लियर करके बताएंगे, पर वो फिगर्स आएंगे तब। अभी इसीलिए जो है हमने 10% जो है पकड़ के चला है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो है पूरी तरीके से 10% पे ही जो है सेट किया गया था, तो इसीलिए जो है ऑन एवरेज हमने 10% ही पकड़ के चला है। तो उम्मीद करता हूं कि जिनके दिमाग में डाउट होगा इस फिल्म के बिजनेस को लेकर, 600 करोड़ की पिक्चर है, इतना ही बनाया है, इतना रिकवर हुआ है, तो कितना क्या किस तरीके से रिकवर हुआ है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओटीटी सैटेलाइट राइट्स में इसीलिए केवल इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि फिल्म पूरी तरीके से प्रोड्यूसर की फिल्म थी। यहां पर जो है एडवांस बेसिस पर फिल्म जाती है। एडवांस बेसिस का मतलब ही ये होता है कि एक काइंड ऑफ प्रोड्यूसर का अपना ही रिलीज रहता है। प्रोड्यूसर कोई भी नुकसान होगा उसकी भरपाई उसको ही करनी रहती है, तो जितना फायदा भी आता है तो बाद में उसकी जेब में ही जाता है। और फ्लॉप की बात तो दूर ही रखिए, वो फिल्म ऑलरेडी एक सुपरहिट का टैग, ब्लॉकबस्टर का टैग ले ही जाएगी अपने हिंदी वर्जन के अंदर। ओवरसीज से लेने ही वाली है, ओवरऑल भी लेने ही वाली है। केवल आंध्र प्रदेश को छोड़ दे हर जगह एक क्लीन हिट सुपरहिट ब्लॉकबस्टर का टैग जो है इस फिल्म को मिल ही जाएगा। पर जस्ट इमेजिन कीजिए जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तब किस लेवल का क्रेज होगा, तब लोग तड़पेंगे तरसेंगे इसके राइट्स को खरीदने के लिए। पर जिस तरीके से यहां पर पुष्पा फिल्म वाले अपने राइट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है या फिर केजीएफ के टाइम राइट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं था, उस तरीके से कल्कि वाले तो ऐसे थे कि उन्होंने पहले वर्जन के ही जो है राइट्स वो बेचने के लिए तैयार नहीं थे, तो दूसरे वर्जन की तो बात ही छोड़ो, फिर से पूरी तरीके से एडवांस बेसिस पर अपना खुद का एक रिलीज लगाएंगे। और हिंदी वर्जन ही आप सभी को पता है, अगर किसी का पहला भाग ही हिंदी वर्जन में 200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर रहा है तो उसका दूसरा भाग 500 करोड़ के नीचे तो खेलेगा नहीं। तो ये है फिल्म के बिजनेस का एक बेसिक एनालिसिस। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हुआ होगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, वो उनको ज्यादा पता है। हम अपने घर पे बैठकर केवल डेटा के ऊपर ही जो है एनालाइज कर रहे हैं, पर फिर भी ज्यादा कोई फर्क यहां पर होने वाला है नहीं। दोस्तों यहीं तक
था आज का हमारा फिल्म टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।